बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना और मैं हूँ अली अनीक सैयद। है उम्मीद है कि आपका दिन आज अच्छा गुजर रहा होगा और आने वाला दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। हिना, आज वीकेंड है, आज तो बात करने दें मेहमानों की। मेहमान आएंगे और आज दावतें भी होंगी और दावतों पर जाएंगे भी। ये एक ऐसा लम्हा होता है, आपको पता है हिना, कि वीकेंड का आखिरी जो सेगमेंट होता है ना, इसमें आप बिल्कुल कामों को भूल जाते हैं और अपने पूरी तरह से आप एंटरटेनमेंट पर तवज्जो देते हैं। आप भी ज़रूर दीजिए, लेकिन उससे पहले आज का दिन गुजारने से पहले हम आपको बाखबर करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आज के दिन तक जो एक्टिविटीज होती रही और आज जो एक्टिविटीज हो रही हैं, खासी एहतियात भी करें, मेहमान भी आने जाने में, क्योंकि कंटेनर्स लगे हुए हैं जी, रास्ते बंद हैं सारे। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, उसके पेश नज़र लाहौर में भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं बहुत सारी जगहों पर। और इस्लामाबाद और पिंडी जो है उसकी सूरत हाल तो आपको हम आगे चल के ज़रा डिटेल में भी बताते हैं। वहाँ भी यही सिस्टम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं जुड़वा शहरों के वो बंद हैं और इसके साथ साथ मोबाइल सर्विस जो है वो भी मुअत्तल की गई है दोनों शहरों में। और ये सूरत हाल इस वक्त की बनी हुई है, तो आने जाने में मेहमान भी एहतियाती करें, आज के दिन के लिए जरा घरों में रहें अपने। बिल्कुल, और रस्तों का पहले से आप नॉलेज ले लें जहाँ जहाँ से गुजरने वाले हैं, खास तौर पर लाहौर और इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया है। लेकिन इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस वक्त बताएं आपको, एक बड़ा शानदार आगाज हुआ है। हमारी जो पाकिस्तान विमेन टीम है उसने आईसीसी वर्ल्ड कप का शानदार आगाज किया है। T20 वर्ल्ड कप है जिसमें उन्होंने अपना श्रीलंका से होने वाला मैच जीत लिया है। बिल्कुल उनकी जो गेंदें थी, जो खासतौर पर स्पिनर्स की गेंदें थी, वो चकमा दे देने वाली थी। और फिर के पाकिस्तानी कुड़ियां फिर छा गई, बिल्कुल छा गई, हम कल बात ही कर रहे थे तो वो वाकई उन्होंने करके, और ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, आपको पता है। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त देकर इवेंट का फातिहाना आगाज किया है। कौमी विमेंस टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 116 रन बना सकी और पूरी टीम पवेलियन लौट गई। कप्तान फातिमा सना ने 30 रन बनाए और निदा डार ने 23 रन बनाए, नुमाया बैटर्स के तौर पर सामने आए। और जो हदफ का जवाब है उसमें श्रीलंका की टीम मुश्किलात का शिकार रही और मुकर्ररा ओवर्स में सिर्फ 85 रन बना सकी, जबकि पाकिस्तानी बॉलर से शानदार बॉलिंग की और जो हदफ है ना उसका दिफा बखूबी किया। कौमी टीम की जानिब से सादिया इकबाल 3, जबकि कप्तान फातिमा सना, उमैमा सुहेल और नशरा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम इवेंट में अपने अगले मैच में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 6 अक्टूबर को अब उसने मद्दे मुकाबिल होना है, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत मज़ीद दुआएं और उम्मीदें हमारी जरा बढ़ गई हैं कि भाई रिवायती हरीफ को तो हमने हर सूरत हरा कर ही रहना है। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब। जैसे कि हमने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में ही, खास तौर पर ख्याल रखें सड़कों का। बहुत एहतजाज की कॉल्स के बाद सड़कें ब्लॉक हैं और अपना जो दफातर को जा रहे हैं, खास तौर पर वो अफराद खास तौर पर ख्याल रखें क्योंकि सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हैं। जो तालीमी इदारे हैं वो आज बंद हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहने का आज इम्कान है। और इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज करने जा रही है तहरीक इंसाफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि वो हर सूरत इस्लामाबाद डी चौक पहुँचेंगे और चाहे कोई भी ना पहुंचे, वो अकेले हो, वो जरूर जाएंगे। कारकुनान को इसमें भरपूर शिरकत का भी कहा जा रहा है और इस पर हुकूमत ने भी रोकने की तैयारी पकड़ ली है और शहर इक़्तिदार को मुकम्मल सील करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगाकर उसे बंद कर दिया गया है। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर नो एंट्री का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ M1 मोटरवे की 2 लाइन्स को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। बात करें नसीराबाद में M1 टोल प्लाजा को रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया है। जुड़वा शहरों में जिस तरह से आपको बताया कि तालीमी इदारे आज बंद हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2 टोक अल्फाज में तहरीक इंसाफ को वार्निंग दी है और कह चुके हैं कि किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई डी चौक आने की बात करने वाला अगर हथे चढ़ गया तो नरमी नहीं बरतेंगे। पहली चीज़ तो अभी भी मैं PTI भी पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। सियासत ज़रूर करें, जिस तरह दिल आता है करें, लेकिन उस टाइम पे खुदारा ना करें जिस टाइम पे कोई हेड ऑफ स्टेट शहर के अंदर मौजूद हो। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे।
मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल वाडा का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, ये इसी मंसूबे पर अमल पैरा है। बानी पीटीआई सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं। बानी पीटीआई अपने सियासी ताबूत पर आखिरी कील ठोक रहे हैं। आप कह रहे हैं केपीके के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। वो केपीके के लोगों को कौन गोली मारेगा? किसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए? ना इधर से ना उधर से। तो आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? प्लानिंग पीटीआई के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है। उसका भी हासिल रुक नहीं होगा, मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे। बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतजार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है पीटीआई के अंदर से। लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फायदा उठा ले। लाशों के ढेर गिराने की तैयारी कर रही है पीटीआई। फैसल वावड़ा ये कह रहे थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ जो नज़रसानी अपीलें हैं मंजूर कर लीं और मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नज़रसानी अपील की समाअत की। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि हुकूमत के लिए आइनी तरमीम का रास्ता अब हमवार हो गया। क्या हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आइनी तरमीम कराएगी? उधर मौलाना फजल रहमान की बात की जाए तो उनके हवाले से कहा कि आईनी तरामीम में इमरजेंसी पर हैरत है। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इसकी हिमायत की जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत इस बिल की हिमायत पर आमादा नहीं, और साथ ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मशवरा भी दे डाला। के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं। आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 नुमाइंदगान मौजूद हैं और उसके साथ साथ सीनियर तजज़ियाकार खालिद क़य्यूम भी इस वक्त स्टूडियोज़ में हम मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम अपने नुमाइंदगान की जानिब चलते हैं। एक पेशावर से हमें ज्वाइन करें, दूसरे इस्लामाबाद से। नईम असगर से बात इस वक्त नहीं हो पा रही है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इस वक्त उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ही रब्ता बहाल होगा, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है वो तो आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ विसाल यूसुफजई मौजूद हैं। विसाल, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी अली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर कावर के इंटरचेंज पर, जहाँ पर पीटीआई के जो काफले हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद चौक धरने के लिए पीटीआई की जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके काफले पेशावर पहुँच गए हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से जो काफला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा वो 10 बजे का टाइम दिया है और पेशावर से और खैबर के जो जितने भी काफले हैं वो यहाँ पेशावर इंटरचेंज पर ये काफले रुक कर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर इसको लीड करेंगे और ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। पेशावर का काफला सवाबी पहुँच कर सवाबी के जितने भी मलाकंद रीजन के और नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान जितने भी काफले होंगे वो सवाबी आएंगे और सवाबी से ये काफले जो है वो ये इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे। जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं इस मरतबा उन्होंने ये कहा है कि हमने काफ़ी तैयारी की है और तमाम मास्क और इस तरह दूसरी चीज़ें जो है वो लेकर आए हैं और पूरी तैयारी के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ जो काफले हैं इससे पहले मशीनरी भी जा चुकी है और वहाँ पर उनका कहना है कि जितने भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा। तो मिसाल यही आपसे सवाल था मेरा कि बात यही की गई थी, इजलास में डिसाइड यही हुआ था कि पहले हैवी मशीनरी जो है वो पहुंचाई जाएगी ताकि कंटेनर्स वगैरह जो हैं वो उन्हें हटाया जा सके। तो क्या वो हैवी मशीनरी जो है वो पहुंच चुकी है ऑलरेडी पहले से? क्योंकि प्लान तो यही था कि पहले हैवी मशीनरी जाएगी, उसके बाद जो काफले हैं वो मूव करेंगे।
इनका जो मुशीर था उनने कहा है कि जो काफले हैं इससे पहले मशीनरी जाएगी, लेकिन जब तक हम यहाँ पर आए हैं अभी तक मशीनरी तो हमने नहीं देखी है, लेकिन उनका कहना है कि मशीनरी काफले से पहले जाएगी और जितने भी रास्तों में रुकावटें होंगी उसको हटाया जाएगा। तो विशाल, ये बताइएगा कि आपको कितनी तादाद में कारकुनान नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो कि पेशावर से रवाना हुए हैं इस्लामाबाद के लिए? जी, पेशावर अभी जो इंटरचेंज पर हम यहाँ पर खड़े हैं तो तकरीबन जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के काफले हैं वो तो आना शुरू हो गए हैं। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी मौजूद है काफलियों की शक्ल में, और अभी भी जो खैबर के काफले होंगे वो यहाँ पर आएंगे। इसी तरह जितने भी मेंबर सूबाई असम्बली है उनको बाकायदा कहा गया है कि हर एक बंदा 500 से 1000 तक वर्कर्स लाएंगे, तो ये काफिला जो है ये बढ़ता जाएगा। जी, तो विशाल, ये जो अली अमीन गंडापुर जिस काफिले की क़यादत कर रहे होंगे वो पेशावर से कब तक रवाना होगा इस्लामाबाद ई चौक के लिए? जी है ना, जो अली अमीन गंडापुर जिस काफिले को लीड करेंगे वो पेशावर इंटरचेंज से ही रवाना होगा। अभी जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के काफिले हैं वो पेशावर इंटरचेंज पर वो रुकी हुई है, और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कोई एहतजाज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन अभी जो काफिले हैं वो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतज़ार करेंगे, और जो प्लान के मुताबिक कहा गया है कि 10 बजे यहाँ से ये काफिले रवाना होंगे, और सवाबी के जो सवाबी इंटरचेंज पर जो मलाकंड और दूसरे रीजन के चारसद्दा, मर्दान, नौशहर जो काफिले हैं वो इनको ज्वाइन करेंगे और फिर ये सीधा इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे। काफिलों को काफिले ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा रहेंगे। विशाल, पेशावर से हमें अपडेट करने के लिए इस्लामाबाद में रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर मअतल हैं। खालिद क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो ये बताइएगा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? ठीक ठाक है। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इस्लामाबाद में, और हमारे मेहमान 3 रोज़ा दौरे पर मलेशियन वज़ीर आज़म भी यहाँ पर हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूस करने चाहिए? पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो संजीदा सियासी क़यादत है और ख़ास तौर पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और एक और आज़ाद सियासतदान हैं मोहम्मद अली दरानी, उनकी तरफ से दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो तजवीज़ दी गई है कि एक तरफ PTI जो है, चूँकि इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का जो है वो सरबराही इजलास इस्लामाबाद होने जा रहा है, और बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के हवाले से, इस खित्ते की तरक्की के हवाले से, इस खित्ते में ख़ास तौर पर अमन के हवाले से, तो ये तजवीज़ दी गई है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपनी जो पोजीशन है उससे पीछे हटें, और PTI जो है वो अपना एहतजाज मौखर कर दे, और इसी तरह जो हुक्मरान इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो जो 26वीं आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, जिस पर एहतजाज जो है वो PTI करना चाह रही है, तो इस हवाले से कोशिशें तो की जा रही हैं कि किसी तरह ये जो कशीदगी है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में, तो इसमें कुछ कमी वाक़या है, और इसके साथ साथ जो है बैकडोर चैनल से भी रवाबत चल रहे हैं, और बिलवास्ता तौर पर भी हुकूमत और PTI के बाद रहनुमाओं के दरमियान भी बातचीत हो रही है कि किसी तरह इस आज का जो एहतजाज है इसको कुछ दिनों के लिए जो है वो मौखर कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी साहब कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने तो पेशकश की, उन्होंने कहा कि अगर तो हुकूमत ये यकीन दहानी कराती है कि 23 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम जो है उसे डिले करेंगे 23 अक्टूबर तक, तो हम इस एहतजाज को फ़िलहाल के लिए हम भी मौखर कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इन टर्म्स पे या कंडीशंस पे गवर्नमेंट मानेगी? देखिए, PTI तो यही चाहती है कि 25 अक्टूबर तक जो है ये मामला जो आईनी तरमीम का है इसको लटकाया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि इसको जो है वो 25 अक्टूबर से आगे ले जाया जाए, क्योंकि इससे उनका जो सियासी एजेंडा है
वो शायद जो है वो पूरा नहीं हो सकता। और हुकूमत इसलिए भी इस एहतजाज को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट इसलिए भी कर रही है कि आपको याद है कि PTI का जो एहतजाज है वो हमेशा डी चौक के साथ जुड़ा होता है। और माजी में भी 2014 में जो PTI का डी चौक में धरना था, तो इसी तरह फिर उस धरने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। चीनी सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे और CPEC जो है वो शुरू होना था, लेकिन उस धरने की वजह से, धरने के बायस जो है 1 साल तक जो है CPEC जो है वो रुका रहा। तो इस तरह जो हुकूमत है उसको एक डी चौक में जब भी PTI को एहतजाज की कॉल देती है तो उनके खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा आपने जो कहा कि तो कहीं एक और धरना तो नहीं देने जा रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो कन्फ्यूजन तो उनमें भी बरकरार है। जैसे मैंने जैन कुरैशी की बात की तो उसी पर अली अमीन गंडापुरिया कहते हैं कि उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया कि एहतजाज को मौखर किया जाए या ना किया जाए या डिले किया जाए इस हवाले से। और आपने अभी बात की कि PTI और डी चौक का ताल्लुक पुराना है, तो क्या एक और धरने की तो नहीं हम देख रहे? देखिए कि PTI को तो जब भी मौका मिलेगा, 1 साल बाद तो उन्हें 9 मई के बाद तो पहली बार लाहौर और इस्लामाबाद में जलसों का मौका मिला। और जलसे करने में तो वो लोग इकट्ठे करने में तो आप कह सकते हैं वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं अपनी लीडरशिप के बगैर। लीडरशिप जेल में है। और इसी तरह फैसलाबाद में और मियाँ वाली में भी जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो कर चुके हैं। और PTI को जब भी मौका मिलेगा और जहाँ भी मौका मिलेगा वो प्रोटेस्ट भी करेंगे और धरना देने की कोशिश भी करेंगे। ख़ास तौर पर वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नतीजा खेज हो सकता है धरना वो शहर इक़्तिदार में डी चौक में ही हो सकता है। बिल्कुल। तो ये देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और हम देखते हैं कि आईनी तरमीम पर उन्होंने मुसलसल एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। अपना मौक़िफ़ वो बार बार दे रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं पीपल्स पार्टी ने आलम उठाया हुआ है आईनी तरमीम, आईनी अदालत के वो हक़ में है, लेकिन ये 25 अक्टूबर तक आपको मामला लटकता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं मौलाना और हुकूमत के दरमियान ये जो एक रस्साकशी जारी है आपको कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? ये 25 अक्टूबर से पहले भी कोई हल निकल सकता है इसका? देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 63 आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो सदारती रेफरेंस पर जो फैसला था उसको जो है वो कालादम करार दिया गया है। और इसको जो कालादम करार देने के बाद बज़ाहिर जो हुकूमत का प्लान बी है, मैं प्लान ए की बात नहीं कर रहा, प्लान ए तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ इत्तफाक़ राय से जो है एक आइनी पैकेज जो है उसको लाया जाए। ये मैं प्लान बी की बात कर रहा हूँ। जो हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया है, दावा किया जा रहा है कि अगर इत्तफाक़ राय नहीं भी होता, मौलाना से मुज़ाकरात मामला तय नहीं भी होते, तो फिर भी हुकूमत जो है इस पोजीशन में होगी इस फैसले के बाद कि वो अपना आइनी जो तरमीमी पैकेज, आइनी पैकेज है वो कामयाब करवा सकती है, उसको पास करवा सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इस हवाले से कोई गैर यकीनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए ख़ास तौर पर आज भी आपने देखा होगा कि जो 2 अरकान हैं, अरकान असम्बली हैं, अरकान तो PTI के टूटने चाहिए और आज़ाद अरकान जो हैं वो टूटने चाहिए। 2 ऐसे अरकान जिनमें एक का तल्लुक गुजरात से है, चौधरी इलियास उनका नाम है, और दूसरे जो हैं वो आदिल खान आज जिनका तल्लुक वो कोयटा से हैं और नून लीग में शामिल हुए थे, लेकिन आज़ाद सीयत में ये दोनों जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं, लेकिन अब वो दोनों जो हैं अब वो गायब हो चुके हैं। और उनको बरामद करने के लिए हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। और दोनों के खिलाफ जो नहली के रेफरेंस हैं वो मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी जो है वो स्पीकर को भिजवाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो भिजवा दिए गए हैं। सही है। तो खालिद साहब, ये जो 63A का फैसला आया है, इसके बाद आपको लगता है कि अब हुकूमत जो आईनी तरमीम करनी चाह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि राह हमवार कर दी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी, तो अब 2/3 अक्सरियत ले लेगी गवर्नमेंट बड़े आराम से?
देखिए वही बात मैं कर रहा था कि हुकूमत की तरफ से ये दावा तो तसलसल के साथ किया जा रहा है इस कि फैसले के बाद क्या वो इस फैसले के बाद जो है, इस फैसले की रोशनी में वो अपनी मतलूबा जो तादाद है उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो रास्ता है बज़ाहिर तो वो तो हमवार हो गया है, और इसमें अगर जो वोट है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि वो शुमार नहीं होगा, वो शुमार होगा और उसके बाद जो है फिर डी सीट जो है वो रुकन होगा। लेकिन फिर जो नहली का अमल है वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह हमजा शहबाज की जो वजारत आला का मामला हुआ था, जब पीटीआई के अरकान ने उनको वोट दिया तो वो फौरी डी सीट भी हो गए और फौरी उनके ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो भी अनाउंस हो गए। लेकिन इस तरह ऐसे नहीं लगता। अब ये होगा, एक तरीक़ेकार अख्तियार किया जाएगा, और वो तरीक़ेकार बड़ा तवील भी हो सकता है कि जिस रुकन ने इनहराफ किया होगा उसके खिलाफ फिर मुतलका पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी रजू करेगी, फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली से भी रजू करेगी। अगर स्पीकर 3 रोज़ तक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाते तो फिर खुद तसव्वुर किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है फिर 90 डेज में फैसला करेगा, वो 90 डेज से भी आगे बढ़ सकता है, और फिर उसके बाद आप इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फिर ये इस तरह की जो नहली है इसका अमल जो है वो मैं समझता हूँ कि कई साल तक लटक सकता है। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है 63A पर नज़रसानी की अपील की गई, हुक्मनामा आया गया, और अब जो कहा जा रहा था कि पीटीआई के हक में था एक फैसला जिसे कालादम करार दिया गया है, तो अब आपको लगता है कि ये इनके हक में है या इनके खिलाफ है इस वक्त जो इत्तेहाद में मौजूद हैं पार्टीज? नहीं, ये जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है ये तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई पर तो बम बनकर गिरा है। ये हुकूमत के हक में है, ये हुकूमत को सूट करता है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें जो हैं वो आपको याद होगा कि जब 2022 में ये सदारती रेफरेंस पर ये फैसला दिया गया तो उनकी तरफ से आज तक तसलसल के साथ ये कहा जा रहा था कि ये आइन को रीराइट किया गया है, और इस फैसले की नून लीग ने बड़ी कीमत भी अदा की है। और हमजा शहबाज की जो वजारत आला ख़त्म हुई थी वो इस सदारती रेफरेंस का आइन के आर्टिकल 63A की जो तशरीह का फैसला था उससे जो है वो हुई थी। और इसको उस वक्त पीटीआई ने कौमी असम्बली में पीटीआई को जब अदम इत्मीनान की तहरीक जमा करवाई गई थी तो उनको ख़तरा था कि उनके 15-20 जो अरकान हैं वो उनका साथ छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से भी जो है ये रेफरेंस जो है वो सदारती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए। हम आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद की जो कंडीशन है हम आपको अपने शो में उसके बारे में उसके मुतालिक आगाह करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा रब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। सर्विसेज की अदम मौजूदगी की वजह से सर्विसेज नहीं है, ना इंटरनेट की ना मोबाइल की, और जो ही हमारा रब्ता बहाल होता है हम अपने नुमाइंदगान से रब्ता करके आप तक इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है और दुआ है कि ये तवील होता चला जाए। और अब आपको एक और अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। रूट्स IVY इंटरनेशनल स्कूल्स के तलबा ने इटली में होने वाली वर्ल्ड ओलंपियाड ओपन चैंपियनशिप में फ्यूचर इनोवेटर सीनियर्स कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की है, और ये मुसलसल दूसरा साल है जब पाकिस्तान की टीम ने इस एजाज को हासिल किया है। टीम रूट्स IVY ने 47 ममालिक की 1000 टीमों के साथ मुकाबला किया और रोबोटिक्स में स्टेम अपनी महारत का शानदार मुजाहरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। मजीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ टीम मौजूद है, कोच मौजूद है, आप तारुफ करवाएंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ रोबोटिक्स कोच हैं सईद अख्तर साहब, और इसके साथ साथ जो टीम मेंबर्स हैं अबूजर भट्टी, दुआ बहजाद और हिबा नूर। ये टीम रूट्स IV है, हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो मैं कोच साहब के पास ही आती हूँ। सईद अख्तर साहब, कैसा लग रहा है आपकी जो स्टूडेंट्स की टीम है, इतना बड़ा एजाज उन्होंने हासिल कर लिया है? जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने टाइम दिया हमें। डेफिनेटली खुशी है कि बहुत ज़्यादा खुशी है। आपको पता है कि पाकिस्तान का फ्लैग, ड्रीम फ्लैग, दुनिया में कहीं पे भी हम लेकर जाएं, दूसरे कंट्रीज के साथ कम्पीट करें तो एजाज की बात होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि हमारा सेकंड ईयर है। लास्ट ईयर हम लोगों ने डेनमार्क में पाकिस्तान का झंडा लहराया था और इस दफा इटली में लहराया, तो बहुत खुशी है अल्लाह। बताइएगा कि आपका इस्तकबाल और आपका तारुफ जब आप पाकिस्तान वापस आ रहे थे, इस जहाज में कैसे करवाया पायलट ने? हाँ जी बिल्कुल, जब हम जहाज से वापस आ रहे थे तो डेफिनेटली जो एयरलाइन है उसको इन्फॉर्मेशन थी कि ये पाकिस्तान की टीम है और इन्होंने वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन ली है ब्रिशिया इटली में और ट्रैवल करें हमारे साथ। तो उन्होंने पूरी टीम को मुबारकबाद दी जहाज के अंदर, पायलट ने इंट्रोड्यूस किया, बेस्ट विशेस की, और सारे लोग डेफिनेटली, लाहौर की फ्लाइट थी, पाकिस्तानी लोग थे तो वो बहुत एक्साइटेड और बहुत हैप्पी थे और उससे ज्यादा सरप्राइज थे कि रोबोटिक्स में भी पाकिस्तान की ऐसी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। अरे वाह, माशाल्लाह से हमें खुद भी बड़ा फ़ख्र होता है जब इस तरह की अचीवमेंट्स होती हैं। और ये जो WRO चैम्पियनशिप 2024 थी, इसके लिए तो बड़ा काम किया आपकी टीम ने। अच्छा, आप तीनों बारी बारी ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें और मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट में इंडिविजुअली आप लोगों के सर पे क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी। अबू ज़र, आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं एक शेर जिंदा रहना है तो हालात नहीं देखा करते, जिंदा रहना है तो हालात से करना कैसा, जंग लाजिम हो तो मुकाबले नहीं देखा करते। इसमें कोई शक नहीं कि मुकाबला काफी टफ था और ओवरऑल पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से एक ग्लोबल मुकाबला था जिसमें मोर देन 1000 टीम ने कम्पीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में उसे प्रेजेंट भी किया और हमने ट्रॉफी भी अपने नाम की, जो कि हमारे लिए एजाज तो था ही लेकिन एजाज भी था। इसके अलावा जो हमारे रूट्स आईवी की जो फाउंडर हैं, जो CEO हैं, मैम खदीजा मुख्तार, वो हम इंटायर क्रेडिट उन्हीं को देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने इस विजन को कमेंस किया, इसे कंटिन्यू किया और हमें इंट्रोड्यूस किया स्पेशली। तो इदारे बहुत मैटर करते हैं और मेरी भी यही एक नसीहत है अपने जूनियर्स के लिए कि आप जब एक प्रैक्टिकल वे आउट की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी स्टडीज का इंतखाब कर रहे हैं, इदारे का भी इंतखाब करते हुए खासा मतवज्जा रहिए। और इसके अलावा जो टीचर्स हैं, ज़ाहिरी तौर पे एक इदारा एक ढांचे की तरह होता है, इसके जो मेन फोर्स जो इसे ड्राइव कर रहे होते हैं वो असातिज़ा होते हैं। तो The whole credit goes to indeed मैम खदीजा, मैम मायरा, मैम नूर, सर सईद, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। ज़ाहिर बात है अल्लाह की मदद और अपने वालिदैन की सपोर्ट और जो अपने असातिज़ा की रहमत है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम बड़े एजाज़ की बात है और ये हम आपको मुबारकबाद भी देने के लिए हमने आपको मदऊ किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हिबा, बताइएगा आपकी ट्रॉफी कहाँ है? दिखाइएगा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसी परफॉर्मेंस आगे जारी रखेंगे। हिबा, बताइएगा आपकी जिम्मेदारियों में क्या शामिल था और क्या रोल प्ले किया आपने इस जीत में? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा नूर है एंड मैं कैप्टन हूँ इस टीम की, रोबोटिक्स टीम। एंड जो हम बेसिकली हमें जो चीज़ें प्रोवाइडेड थी वो हमें रूट साइड से प्रोवाइडेड थी, जिससे हमें रोबोट हेल्प करने में हेल्प किया। तो बेसिकली लेगोज और जो EV3 ब्रिक थी जो हमने इस्तेमाल की, जिसके अंदर हमारी कोडिंग थी, तो वो कोडिंग हमने EV3 माइंडस्टोन ऐप पे की जो हमारे लैपटॉप पे थी। तो इधर से हमने कनेक्ट किया अपने रोबोट को, ठीक है। तो फिर जो उसके साथ मोटर्स की, सेंसर्स की, वो सारे हमें किट प्रोवाइडेड थी जो कि हमें हमारे स्कूल अदारे ने दी, अलॉन्गसाइड द अपॉर्चुनिटी जो कि हमें मिली थी कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनली। सो फिर मेरी और मेरी टीम, हमने अराउंड 3 to 4 महीने लगाए थे हमारी समर वेकेशन में, इसके अंदर स्पेंड हुई थी, जहाँ पे हमने इंटेंसिव रिसर्च की थी, एक साथ मिलकर काम किया था एंड अपने रिपोर्ट, वीडियो सारा उस पर काम किया था एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स मिला के फिर हम अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अच्छी पोजीशन ले पाए इंटरनेशनली।
हम देख रहे हैं विजुअल्स में, हमने देखा बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ जब आप लोग जीते हैं और किस तरीके से आपकी एक्साइटमेंट थी उस वक्त। अच्छा, दुआ आप मुझे बताइएगा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे 47 कंट्रीज़ की 1000 से ज़्यादा टीमें थी, आपको कंपटीशन से पहले कुछ थोड़ा डर था या फिर टफ रहा ये कंपटीशन, और कौन सी कंट्री ऐसी थी जिससे आपको ज़रा टफ किस्म का मुकाबला जो है वो करना पड़ा और आपने देखा कि भाई उनका प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट से ज़रा स्ट्रॉन्ग है? जी, ये ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा थी, टीम्स भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारी टीम यूनिटी इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा थी। तो एक को डर लगता था तो अगला उससे बात कर लेता था या टॉक इट आउट, या मतलब अगले को मोटिवेट कर देता था, तो इट वेंट फाइन और ये सही हो जाता था। और लाइक कंट्री कोई एज सच नहीं थी जिससे हमें डर लगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये बहुत बड़ा वो था। तो हम वी ट्राइड फोकसिंग ऑन लाइक व्हाट वी वर डूइंग इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर्स। तो हमने बस वो किया जिसमें हम बेस्ट थे, वी गिव इट आवर बेस्ट। और एंड आई लुक ओवर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिकॉज जब आप ये रोबोट बना रहे होते हो आपको देखना पड़ता है कि अगर आप ये रियलिटी में मार्केट में लॉन्च करो तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो और आपकी कंट्री के हिसाब से भी कॉस्ट इफेक्टिव हो और फाइनेंशियली लाइक पीपल इन योर कंट्री कैन अफोर्ड इट। बिल्कुल सही साहब, आप बताइएगा 2 साल हो गए और आप पोजीशन भी लेते आ रहे हैं, अगले साल क्या प्लान है आपके? बेसिकली मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। हम लोग 2013 से ऑनवर्ड रोबोटिक्स करवा रहे हैं, बीइंग अ कोच मैं 2013 से करवा रहा हूं और इससे पहले भी हमने पोजीशंस ली हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें हाईलाइट किया है। हमने यूएसए में ट्रॉफीज जाके विन की हुई हैं, हमने यूके में विन की हैं, फिलीपींस में की हैं, लेबनान में की हैं, बहुत सारी जगहों पे, लास्ट ईयर डेनमार्क। तो अभी होपफुली नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू प्लान टू गो टू टर्की फॉर WRO इंशाल्लाह। हमें वहां पे भी एक प्लेसमेंट मिली हुई है, तो ये लेके चल रहा है। ये स्टूडेंट्स हैं, ये चले जाते हैं, फिर नए स्टूडेंट्स आते हैं। हमारा जो रूट्स IB है उसका हमारा एक विजन है, एक मिशन है। माशाल्लाह हमारी जो CEO हैं डॉक्टर खदीजा मुश्ताक, उन्होंने इस मामले में हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। वो इसके ऊपर एक्सपेंस भी करती हैं, स्पेंड भी करती हैं, हमें सपोर्ट भी करती हैं। ओवरऑल जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सारी, मैम दूर हैं, मैम मायरा हैं, सर उमर हैं, मैम रुकैया, सब लोग सपोर्ट करते हैं और एज अ टीम हम चलते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स तो चेंज हो जाएंगे, रिमेनिंग टीम यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी और नेक्स्ट मंथ भी जाएंगे और पाकिस्तान के लिए जरूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अचीव। और बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि एक्सप्रेसो तो वैसे ही प्लेटफॉर्म है हमारे हीरोज, हमारे टैलेंट्स के लिए। जैसे ही पाकिस्तान का झंडा कहीं पर भी बुलंद होता है, हमारी कोशिश होती है कि वो मेहमान सबसे पहले एक्सप्रेसो के ही बने। अच्छा हिबा, आप टीम कैप्टन थी, बताएगा कोई मेमोरेबल इवेंट हुआ हो या कोई ऐसा वाकया, कुछ फनी या कुछ भी जो आपको याद रह जाए हमेशा के लिए इस कंपटीशन में जब आप पार्टिसिपेट करने के लिए गए? जी, वहाँ पर एक हमारी फ्रेंडशिप नाइट थी जहाँ पर जितनी 47 कंट्रीज थी उधर सारे हमारे कंपेटिटर्स और सारे बच्चे उधर थे। तो आई रिमेम्बर कि लाइक वहाँ पर हमने लाइक नॉट ओनली लाइक हमने अपने कंपेटिटर से लाइक दोस्तियाँ की, बट लाइक वी गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, उनके बिलीव्स और उनके एट्रीब्यूट्स। तो मेन थिंग हमारे लिए काफी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था कि इतने ज्यादा लोगों के बीच में वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी लाइक कम्पीट एंड एंगेज विद देम। तो इट्स लाइक कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा वर्ल्ड टूर हुआ है डिफरेंट कंट्रीज में, उनकी सारे लाइक कल्चर एंड लैंग्वेजेस भी हमने वहाँ पे सीखी एंड दोस्तियाँ की हुई थी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का। अबूजर, दुआ, हिबा और सईद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और बताया आपकी कामयाबी के मुतालिक। अल्लाह करे कि आने वाले सालों में आप मज़ीद कामयाबियाँ भी हासिल करें और अगले सालों में बेहतर पोजीशन भी पाकिस्तान के लिए लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हिना, आपने देखा है कि तो इतना हमारे पास मौजूद है कि मुकाबले शायद ख़त्म हो जाएंगे, टैलेंट ख़त्म नहीं होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाते हैं, कुछ देर में वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आगे आपके लिए बहुत कुछ है।
वेलकम बैक। आपके बच्चे किस तरह से सीखते हैं? जब भी आप उनको कुछ बताते हैं तो वो क्या आपको सुनकर सीखते हैं या आपको देखकर सीखते हैं? इस मुताल्लिक हम चलते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स की जानिब। वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कानून बनाएं लेकिन खुद कानून शिकनी मत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बात करेंगे बच्चों की नफ्सियात पर, और बच्चों की नफ्सियात में जो आज हमारा मौजू है वो कानून साजी के हवाले से है। यानी बच्चों के लिए जब आप घर में कोई कानून बनाते हैं तो उसके बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है उसके अंदर एक कमाल सलाहियत, उसको सलाहियत ही कहेंगे, एक कमाल सलाहियत, एक कमाल सिफ्त ये है कि वो ना सिर्फ कानून सीखता है बल्कि उस कानून को ओबे करता है और 100% करता है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही प्योर फॉर्म है बच्चा, बहुत ही प्योरिटी में है। अभी तक उसने बहुत सारी मनफी चीज़ें सीखी ही नहीं हैं। सो जब आप उसको कोई चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ कानून है तो उसके बाद वो उस पर अमल करता है। वो अमल करना कब छोड़ता है? मिसाल के तौर पर आपने उसको बताया कि गिबत जो है वो एक इंतहाई बुरी चीज़ है, और जब आपने उसको समझाया तो आपके लहजे में एक तयक्कुन भी था, आपके लहजे में एक सख्ती भी थी, और आपकी आंखों से एक पैगाम भी जा रहा था कि ये एक कानून है और इस कानून को किसी सूरत में भी नहीं तोड़ना, कि गीबत जो है, किसी की गीबत नहीं करनी, ये जो है ये कानून है। अब उसने जब परसीव किया बच्चे ने तो उसने 100% उसको सीरियस लिया, उतना ही संजीदा लिया जितना उस वक्त आप संजीदा थे। ये बताते वक्त आपकी आंखों की जो तासुरात थे, आपके जो मुकम्मल जो तासुरात चेहरे के थे, वो क्योंकि इंतहाई संजीदा थे तो बच्चे ने इतना ही संजीदा लिया, क्योंकि इंतहाई प्योर फॉर्म है बच्चा। मसला ये है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब बच्चा देखता है कि घर में गिबत का एक सेशन जारी है तो उसके बाद उसके ज़हन में वो जो सख्ती, वो जो संजीदगी है कानून के हवाले से, उसमें दरार पड़ जाती है। ये नहीं कि उस वक्त जितनी संजीदगी से आपने ये बात कही थी कि गिबत जो है वो इंतहाई बुरी चीज़ है, शायद ये इतनी संजीदा बात है नहीं, शायद ये इतनी सख्त बात है नहीं। उस वक्त आपने शायद बहुत ज़्यादा ज़ोर दे दिया था क्योंकि सामने आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि वो कोई इतनी संजीदा चीज़ नहीं थी। अगर वो इतनी संजीदा होती तो आप ख़ुद उस पर अमल करते। तो ये तो आपको एक गिबत की मिसाल है। आप इसको में मतलब झूठ की मिसाल ले लें, या आप बच्चों को ये कहते हैं कि अमूमी तौर पे आप कहते हैं कि बच्चों को जज्बात पर कंट्रोल करना सिखाइए। 10 में से 7 चीज़ें मानिए, 6 चीज़ें मानिए, 4 जो है उनका कोई दलील दे दीजिए, लेकिन ये है कि हर चीज़ उनकी मत मानिए। उनको उनके जज्बात पर कंट्रोल करने के लिए उनकी पसंदीदा चीज़ उनके सामने उसकी ख़रीदारी कीजिए, खाने की अगर कोई है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, और उनको सामने रखिए। बच्चे की रसाई हो उन तक बेशक, लेकिन उनको कानून बता दीजिए कि ये आपको सुबह के वक्त मिलेगा, ये शाम के वक्त, या दिन के वक्त, और ये क्वांटिटी होगी, सो दैट कि बच्चा जो है वो अपने जो इम्पल्सेस हैं या इमोशनल उसकी ट्रेनिंग हो। मामला ये होता है कि जब आप ये कानून बना देते हैं, बुनियादी तौर पर आपने ये कानून बना दिया कि इतने बजे आपको बिस्किट मिलेंगे और इतने मिलेंगे आपके पसंदीदा, और फिर दिन 2 बजे मिलेंगे या शाम मिलेंगे, ये कानून आपने उसको कन्वे कर दिया इंतहाई संजीदगी के साथ, और इतनी संजीदगी के साथ बच्चे ने वो कानून वो जो उसका जो एहसास है उसको ले लिया, और उसके बाद 1-2 दिन उसमें थोड़ी सी शुरू में होती है, एहतजाज होता है, लेकिन उसके बाद वो कानून को ओबे करना शुरू कर देता है। लेकिन होता यह है कि कुछ अर्से के बाद आपकी जो बाप की जो रहमदिली है या ममता कुछ इस तौर जागती है कि हो सकता है कि उस टाइम से हट के 10 बजे या किसी भी वक्त उस कानून को तोड़ के तो वो जो पसंदीदा चीज़ है वो बच्चे को आपने दे दी। जब आपने वो पसंदीदा चीज़ बच्चे को दे दी तो बुनियादी तौर पे तो आपने कानून तोड़ दिया। जब आपने कानून तोड़ दिया तो उसके कुछ अर्से के बाद बच्चे ने ज़िद करना शुरू कर दी। अब ये जो बच्चा ज़िद कर रहा है ये इस वजह से नहीं कर रहा कि वो कोई कानून शिकन है, कानून शिकन नहीं है, वो बेसिकली उसने देखा है कि ये कानून कोई ऐसा कानून नहीं है, इसमें कोई ऐसी संजीदगी नहीं है, क्योंकि वो संजीदगी आपके रवैये में नहीं है। जब भी आप कोई कानून बच्चों को बताते हैं और उसके बाद उसको तोड़ देते हैं तो बुनियादी तौर पे आप एक दरार डाल देते हैं और उसके बाद उस पर गैर संजीदगी की एक मोहर लगा देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बच्चे जहाँ पे कानून पे अमल नहीं कर रहे, जो भी आपके घरेलू कानून है, जहाँ बच्चे कानून पे अमल नहीं कर रहे, वहाँ पे हमें अपने आप को जांचने की और हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, हमें अपने रवैये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के कानून पर अमल ना करने का जो बुनियादी तौर पे हमें अक्स नज़र आएगा वो अपने अमल में नज़र आएगा, अपने अमाल में नज़र आएगा। तो हाँ, यह दुरुस्त करने की जो चीज़ है वो अपने अमाल या अपने रवैये दुरुस्त करने की मामला है। यहाँ पे किसी सूरत में अभी आपको बच्चे को दोष नहीं ठहरा सकते, बच्चे को कसूरवार किसी सूरत नहीं ठहरा सकते। बच्चे को जब कानून बता दिया जाता है
तो ये उसके अंदर सिफ्त है कि वो उस कानून को ओबे करता है, वो उस कानून को समझता है। वो शायद जिस संजीदगी से आप बच्चों को बता रहे होते हैं कानून कोई भी, वो उससे कहीं ज़्यादा संजीदगी से उसको ले रहा होता है। लेकिन जब आप कानून तोड़ते हैं तो वो तकरीबन वही जो तासुर है या एहसास है वो भी उसको उसी तौर ले रहा होता है। तो बच्चों के अंदर किसी भी इस तरह की जो मनफी सरगर्मी है उसमें अपना आप तलाश कीजिए, अपना अक्स तलाश कीजिए और उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि बच्चे को सरजनिश करें। जब आप बच्चे को सरजनिश करते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक अजीब कॉग्निटिव डिजनेस बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। और ये डिजनेस इसलिए पैदा हो जाती है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि आप कह रहे हैं कि एक काम है जो कि बहुत संजीदा है, फिर आप ही उसी को तोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं वो रवैया अपनाने की कोशिश करता हूँ तो फिर आप कहते हैं कि नहीं वो कानून जो है वो उतना ही संजीदा है। तो ये देखिए कि अजीब व गरीब किस्म की एक डिजनेस बच्चे में बचपन में ही आपने पैदा कर दी। तो आज का जो हमारा मौजूद था वो तो कानून के हवाले से था या कानून साजी के हवाले से था। इस कानून साजी से हट के भी जितने भी रवैये हैं हम उनको एक एक करके खंगालेंगे। जब भी किसी रवैये में आप देखते हैं कि बच्चों में कोई मनफी रवैया पैदा हो रहा है, बच्चों में वो चीज़ जो कि हस्बे तवक्को आप उनसे तवक्को रखते हैं उस पर वो पूरा नहीं उतर रहा है, तो बच्चों को मत देखिए, अपने आप को देखिए और एग्जैक्टली रवैयों को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये जो रवैये पैदा हो रहे हैं बच्चों में, ये किस जगह पे इसके डांडे जो हैं वो आपके रवैयों से मिलते हैं। तो दुरुस्तगी जो है वो बच्चों के रवैयों या बच्चों के हवाले से नहीं होगी, बल्कि आपकी सतह पे होगी, आपके अमाल की सतह पे होगी। यहाँ पे इस लेवल पे, इस सतह पे आप दुरुस्तगी करेंगे तो आपको इस दुरुस्तगी का अक्स जो है वो भी बच्चे में नज़र आएगा, वाज़ेह नज़र आएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। दूसरे हिस्से में खुशामदीद। चलिए अब तारीख की सैर को चलते हैं, अपने माजी की शान शौकत की सैर को चलते हैं, शाही किले में मुगल गैलरी की सैर को चलते हैं जो हमें करवा रही हैं उफेरा फैज अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान के इस सफ़र में जहां हमने माजी के अजीम व शान सल्तनतों की तारीख और उनके शानो शौकत के किस्से आपके सामने पेश किए, वहीं आज मैं इस वक्त लाहौर किले में वाक़े मुग़ल गैलरी का विज़िट करवाने के लिए आपको लाई हूँ, जहाँ पर मुग़ल दौर के कुछ नवादरात को संभाल कर रखा गया है। तो आइए मेरे साथ इस गैलरी का विज़िट करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एज़द बिन इब्रार मौजूद हैं, डेप्यूटी कंजर्वेशन आर्किटेक्ट। इनसे आज हम जानेंगे इस बिल्डिंग के बारे में, लेकिन साथ ही साथ इस बिल्डिंग के साथ एक बाग एसोसिएटेड है और इस वक्त जिस फाउंटेन में हम मौजूद हैं इस फाउंटेन की भी बड़ी रिच हिस्ट्री है। जगह के बारे में बताएं, ये जो फाउंटेन है क्या इसके इर्द गिर्द कभी मुगल बादशाह भी इंजॉय किया करते थे? ये जो एरिया है जी, ईस्टर्न वेस्टर्न ढलान और जहांगीर क्वाड्रेंगल, ये बड़ा वीआईपी एरिया। इधर जो लोग आते थे, स्पेशल गेस्ट, स्टेट्स गेस्ट आते थे जो राइट एंड लेफ्ट साइड की जो हुजरों में जो बने हुए बेसमेंट्स में और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर्स पे उधर रहाइश होती थी। देखिए फाउंटेन हमेशा मुग़ल आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स रहे हैं। फाउंटेन जहाँ से ये लोग हिजरत करके भी आए तो उधर पानी की काफ़ी किल्लत थी, तो इन्होंने फाउंटेन्स डिफरेंट फोर्ट्स में हर जगह पर इनकॉर्पोरेट किए और मैसिव फाउंटेन्स इनकॉर्पोरेट किए उस टाइम पे भी। तो इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो ग्राउंड डेवलप की हुई, यहाँ पे बड़े एग्जॉटिक एनिमल्स, हिरन, जो हमने स्टोरीज सुनी है, देखी, वो उसमें ये था कि उस पर जो टर्टल्स थे, कछुए थे, वो उनके बैक पे कोई दिए लगा देते थे। अच्छा। जब रात को चलते थे ऐसा इफेक्ट आता था कि सितारे चल रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी इसको लेविश तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वैसे इस वक्त मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मुगल गैलरी। तो अभी हम वहाँ चलते हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट के हवाले से कुछ इज़्ज़त से बात करते हैं और वहाँ पर जो मुगल शहनशाहों के नवादरात मौजूद हैं वो भी दिखाते हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अभी हम चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं और उसके बारे में जानते हैं।
इसको आप हनीकॉम पैटर्न भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। और ये भी पुराने तर्ज का ही है डिज़ाइन का जो चलता आ रहा है। तो इतनी बारीक बारीक मेजरमेंट का ख्याल किस तरह से रखा जाता था? जो उस्ताद थे ये तो अभी भी ये काम भी उनकी क्वालिटी का नहीं, जो क्वालिटी काम कर चुके हैं, अकल दंग आ जाती है किस तरह काम किया उस दौर में। थैंक यू सो मच इज़ फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं हमजा से, जो हमें यहाँ पर जितनी भी नवादरात मौजूद हैं उनकी जो किस्से कहानियाँ हैं वो सुनाएंगे। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि ये जो बिल्डिंग है इसको म्यूजियम में कब कन्वर्ट किया गया था? हम इस वक्त मौजूद हैं मुगल बादशाह जहांगीर की ख्वाबगाह में, हु रूल्ड इन सब कॉन्टिनेंट 22 ईयर्स। आफ्टर पार्टीशन एक्सक्वेशन का काम शुरू किया गया। एक्सक्वेशन के दौरानिए में जो हमें कॉइन्स मिले, जो पेंटिंग्स मिली, वो इसे म्यूजियम में, एक छोटे से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे पीछे एक सिंबल ऑफ लव ताजमहल मौजूद है, तो ये कब बना, किसने बनाया और पाकिस्तान ये कैसे पहुंचा? बिल्कुल, आपको जो ताजमहल नज़र आ रहा है जिसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए तमीर करवाया आगरा में, ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है ये हाथी के दांतों से बनाया चार्ल्स बर्नी ने 1842 में। ये बनाया गया था लंदन विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम के लिए, लेकिन हमारे पास एक मॉडल था लॉर्ड कर्जन का, ही वाज द वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उनका जो मॉडल था, उनका जो स्कल्पचर था वो माल रोड पे मौजूद था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये एक्सचेंज किया गया ये मॉडल। अच्छा, हमने जो यहाँ वाला था वो हमने उनको दे दिया और उनसे ये ले लिया। और अगर हम ओरिजिनली ताजमहल की बात करें, उसके भी 4 मीनार है जिसके जो अभी आपको इस मॉडल के नजर आ रहे हैं। अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई कुदरती आफत आती है तो ये मीनार अंदर की तरफ फॉल नहीं करेंगे, ये बाहर की तरफ फॉल करेंगे। दे आर नॉट स्ट्रेट टावर्स, दे आर लिटिल बिट टिल्टेड। अच्छा, जैसे हमें मस्जिद वजीर खान की भी नजर आती है। एग्जैक्टली, और बादशाह मस्जिद के बिल्कुल जबरदस्त। और इसी ताजमहल के अंदर 2 कब्रें मौजूद है, एक इस ताजमहल मॉडल के अंदर मौजूद है, और बिल्कुल समाल है, एक शाहजहां की और एक उसकी बेगम अर्जमंद बानो की। और ये खूबखू उसी को मद्देनजर रख के ये मॉडल हाथी के दांतों से कंप्लीटली उसकी अक्कासी की गई है यहाँ पे। तो मतलब अब पाकिस्तानी कह सकते हैं कि हमारे पास अपना ताजमहल है, मिनी ताजमहल है। जबरदस्त। ये जो म्यूजियम है, ये जो गैलरी है, बेसिकली मुगल गैलरी, इसके टोटली कितने सेक्शन है? इसके 3 सेक्शन है। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी इस जर्नी को? ताजमहल का मॉडल देखने के बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफ़र की लिखी हुई कुछ गज़ल के मुतालिक। ये ओरिजिनल गज़ल है जो आपको यहाँ पे मौजूद है। और एक शेर जो है बहादुर शाह जफ़र का, कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार। और उसके साथ ये जो पेंटिंग है ये टीपू सुल्तान की है, जो कि बंगाल का हुक्मरान था, बंगाल का बादशाह था। लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, इन सब पे हुकूमत अपनी सल्तनत जमा ली, अपना रोब दमा लिया, सबसे टैक्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन वो इसके इलाके को, इसके शहर को हासिल नहीं कर। वजह क्या थी? ये बहुत दबदबे वाले थे, बहुत बहादुर थे, ताकतवर था, बहुत रोब वाले थे। और तो और इसके मुतालिक जब ये मर गया जंग में, तो अंग्रेज़ 3 दिन तक इसकी डेड बॉडी के पास नहीं गए कि ये ना हो कि शेर, ये टीपू सुल्तान खड़ा हो जाए शेर की तरह और हमें मारना शुरू कर दे। और इसके मुतालिक कहा जाता है कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गिद्दर की 1000 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की जानिब। हमजा, मुझे ये बताएं, मुगल मिंट टाउन्स, इससे क्या मुराद है और ये जो मैप है ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है? मुगल बादशाह के टाइम पीरियड में मुख्तलिफ जगहों पे कॉइन्स बना करते थे, लेकिन यहाँ पे इस मैप में आपको ये जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, औरंगजेब मुगल बादशाह जिसने बादशाही मस्जिद को तमीर करवाया था, उसके टाइम पीरियड में ये पूरे मैप में आप जो शहर, जो भी एरिया देख रहे हैं, सल्तनत का हिस्सा था, जबकि बाकी जो था वो इंडिपेंडेंस था। अच्छा हमजा, ये जो आपके बिल्कुल स्टार्ट में ये जो सिक्के हैं, मुझे ये बताएं ये किस टाइम पीरियड के हैं और इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ?
आपको पहली रो में जो कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर जिसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी इब्राहिम लोदी को शिकस्त देके, उस टाइम पीरियड में जो कॉइन्स इस्तेमाल किए गए वो मेटल के कॉइन्स आपको इस रो में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। जबकि सेकंड में रो में और थर्ड रो में जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बाबर के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं, बट हुमायूं के टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी हुआ ये कि शेर शाह सूरी से ने शिकस्त दे दी हुमायूं को और हुमायूं चला गया ईरान। 15 साल हुमायूं ईरान में रहा और इसी टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी ग्रेट ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं वो बनवाता है और रोहतास में जेहलम में कला रोहतास तमीर करवाता है। तो वो दो टाइम पीरियड में जो कॉइन्स यूज़ किए गए वो ये वाले हैं। लेकिन 1545 में जब शेर शाह सूरी कलंजर की जंग में मारा जाता है और उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी जब हुकूमत संभालता है तो हुमायूं देखता है कि ये काबिल नहीं है बादशाह बनने के, फिर वो शाह ईरान की मदद से अपनी सल्तनत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। यूं 1555 में हुमायूं अपनी हुकूमत वापस हासिल करता है। उस टाइम पीरियड के ये वाले कॉइन्स, ये वाले कॉइन है, यानी पुराने दौर में ही इनको संभाल के रखने का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसे आप हम इस इमारत ही की बात कर ले, इसमें ना ही लोहे का इस्तेमाल है ना ही सीमेंट का इस्तेमाल है। अच्छा, तो हमजा मुझे ये बताएं कि अब हम कौन से सेक्शन में जाने वाले हैं? अब हम किताबों वाले सेक्शन में जाने वाले हैं जहाँ पे हाथों से लिखी हुई किताबें हमें मिलेंगी। तो फिर इस वक्त हम जिस सेक्शन में मौजूद हैं यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द किताबें भी हैं और कुछ कैलीग्राफी भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन हमजा मुझे ये बताएंगे जो किताबें हैं जो यहाँ पर भी डिस्प्ले की गई हैं और मेरे बैकग्राउंड पे भी हैं, तो इनकी क्या ऐसी ख़ास बात है कि इनको इस तरह से महफूज करके रखा गया? देखिए 400 साल पहले कोई प्रिंटिंग, कोई प्रेस नहीं होता था तो हाथों से किताबें लिखी जाती थी। बिल्कुल। आप यहाँ पे जितनी भी बुक्स देख रहे हैं तो प्रिंटिंग प्रेस से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से किताबें लिखी गई और किताबें लिखने के लिए जो बतख का पर होता है उसका इस्तेमाल किया गया और ये सारी किताबें मुगलिया दौर की लिखी हुई है और हाथों से लिखी गई किताबें हैं जो अपनी असली हालत में महफूज की गई हुई है और ये पर्शियन ज़ुबान में है। अच्छा, ये सारी पर्शियन लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा पाकिस्तान का सेगमेंट जिसमें मैंने आपको मुग़ल अहद के जो नवादरात थे जिनमें शामिल थी कुछ किताबें, कुछ शाही फरमान, सिक्के और इसके अलावा ताजमहल का मॉडल, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। आज जरा कुछ बात कबड्डी की करते हैं। वैसे तो कबड्डी पंजाब से मंसूब खेल है जो पंजाब के तगड़े जवानों का खेल कहा जाता है और ऐसा ही शानदार टैलेंट जो है केपी और दीगर सूबों में भी मौजूद है। कबड्डी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी टैलेंट जो है ना जनाब, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कबड्डी के मैदान से अब पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं कि ईरान में होने वाले पहली वर्ल्ड कबड्डी बीच कबड्डी चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को मेजबान ईरान के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। फाइनल में ईरान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 41-35 के इंतहाई कम मार्जिन से कामयाबी हासिल कर, लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम ने हैरान कुन खेल का मुजाहिरा करते हुए इराकी टीम को 58-21 से शिकस्त दे दी थी। और इसी वाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारी टीम के जो वाइस कैप्टन हैं काशिफ रज़ाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले ये बताएं कैसा महसूस है? बहुत शानदार कारकर्दगी रही आप लोगों की कबड्डी के इस टूर्नामेंट में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम फाइनल भी जीत सकते थे? सर मैच बहुत हमारा अच्छा हो रहा था, टीमें दोनों बराबर की थी। वो जो हमारा एक प्लेयर था ना उसके चोट लग गई थी, इस वजह से हमारा ना फाइनल जो लूज हो 25-26 मिनट तक हमारी जो 6-7 पॉइंट की बढ़तरी थी। अच्छा, ये बताएं सिल्वर मेडल जीत कर कैसा लग रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल जीत के खुशी तो बहुत हो रही है। अगर गोल्ड जीत जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज्यादा खुशी थी और कौम को एक अच्छी और मुबारकबाद देते हैं। अच्छा जी, हमें हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब इस तरह के प्लेयर्स आते हैं सामने और वो जो अपना टैलेंट है वो दिखा रहे होते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से बताया कि हम फाइनल जीत सकते थे, एक प्लेयर जो है इंजर्ड हो गया, उसकी वजह से जो है हम गोल्ड तक नहीं पहुंच सके, तो मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ एक यही इशू रहा या फिर कोई स्ट्रेटजी भी थी जो तब्दील कर लेते तो बेहतर परफॉर्म कर पाते और फिर हम गोल्ड तक पहुँच जाते? नहीं, प्लेयर वो हमारा मेन रेडर वो था। ठीक है,
जी, तो स्ट्रैटेजी भी कोच साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने चेंज की, लेकिन जो मेन रेडर खेल रहे थे वो ही चोट लगने की वजह से फिर वो एक मैच का ऐसा व्यू पॉइंट था कि अगर उधर किसी और की भी चेंज करते तो मसला बनता था, तो इसलिए फिर वो मेन प्लेयर हमारा इंजर हो गया, तो थोड़ा सा इस वजह से टाइम कम था। चले वो तो जो भी हुआ, हम फिर भी आपको मुबारकबाद देते हैं। सिल्वर मेडल भी जीतना खासा मुश्किल रहा होगा, क्या तैयारियां की थी आपने और ट्रेनिंग रिजीम कैसे थे आपके? सर तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, तकरीबन 1.5 माह का कैंप था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने बहुत हमें सपोर्ट किया, हर तरह की फैसिलिटी दी हमें, तो तैयारी तो अच्छी थी माशाल्लाह। लेकिन उनका जो 6 माह का कैंप लगा था वो हमें पता लेट चला, तो इसलिए हमारा 1.5 माह का कैंप था, तो लेकिन हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, किसी चीज की भी कमी नहीं आने दी हमें। तो तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। 13-14 कंट्री थी, इसमें हमने इंडिया को हराया, जर्मनी थी, इराक थी, ईरान थी, कीनिया थी। हमारा कीनिया के साथ बड़ा टफ मैच हुआ। बिल्कुल। और ईरान के साथ आपका जो ईरान के साथ फाइनल था उसमें कैसा रहा? कैसा वो टीम काफ़ी कम्पिटिटिव थी, वो हम शुरू से देख रहे थे कि टूर्नामेंट में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। सर वो मतलब माशाल्लाह उनकी टीम बहुत अच्छी थी और रेडर भी बहुत आउट क्लास थे। पूरे मैच में मतलब वो पकड़े ही नहीं जाते थे, लेकिन जब हमारे खिलाफ उनका मैच था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको एक भी जाने नहीं दिया। बस वो किस्मत थी या गुड लक कह ले उनकी कि इंजरी हमारे प्लेयर को हो गई, तो इस वजह से गोल्ड आते होते हमारे हाथ से निकल गया। बस वो बच गए हमारे हाथ से, ये जो है ना हो गया फाइनल में। आपने हमें वाकई बड़ा फख्र है कि सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान ने जीता। जिस तरह से हम बात करें कि टैलेंट तो बहुत है हमारे प्लेयर्स के अंदर। आप बता रहे हैं कि अच्छी खासी सपोर्ट जो है हुकूमत और कबड्डी फेडरेशन की जानिब से प्लेयर्स को दी गई। आप जो कैंप था वो आप क्यों बता रहे हैं कि सिर्फ 1 या 1.5 माह का लगा, आप लोगों को पता नहीं चला, ऐसा क्यों है? क्या इस इवेंट के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे आप लोग, ताकि कैंप भी लंबा लगाया जा सकता और प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती? वो ये था कि वो तो उन्होंने ईरान ने तो करवानी थी, इसलिए उन्होंने अभी दूसरी कंट्री को नहीं बताया। तो उन्होंने तकरीबन जो 1 माह रहते हुए ना उन्होंने फिर बताया अपने तौर पे। फेडरेशन ने कैंप लगाया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, लेकिन कन्फर्म नहीं था, तो नजदीक आके उन्होंने कन्फर्म किया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग अच्छी थी और अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा। माशाल्लाह। और ये बताइएगा कि जश्न कैसे मनाया? आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आप ईरान में ही मौजूद हैं? नहीं सर, हम आ गए पाकिस्तान वापस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेलकम किया गया हमें पाकिस्तान आर्मी में भी, एयरपोर्ट पे भी, तो अच्छा प्रोटोकॉल मिला। यही प्लेयर की एक हौसला अफजाई होती है जो इसको अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब मोराल बुलंद होता है तो फिर कोई मैदान जो है वो आपको जो है ना वो खाली नहीं दिखाई देता, आपके प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा काशिफ, मुझे बताएं कि एक कबड्डी प्लेयर की रूटीन क्या होती है, उसने कैसे कैसे ट्रेनिंग किस वक्त करनी होती है, डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस हवाले से फिटनेस कितनी ज़रूरी है, इस हवाले से ज़रा बताएं। प्लेयर जो मैडम कबड्डी प्लेयर होता है वो सुबह जब हमारा कैंप लगता है ना, इंटरनेशनल कैंप लगता है, तो फिर वो कोच आ जाते हैं, हमारे जो इंटरनेशनल कोच साहब हैं वो ट्रेनिंग कराते हैं। वो सुबह 6 बजे चले जाते हैं, 2 घंटे का सख्त सेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आके वापसी पे नाश्ता करते हैं। नाश्ते में दलिया होता है, खजूर होती है, दूध होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जूस होता है और इस तरह की दोपहर को जो नॉर्मल रूटीन के साथ लंच होता है। दोपहर को फिर अपना शाम सलाद होती है, दोपहर के टाइम दूध भी होता है, उसके टाइम जूस भी होता है, ठीक है। शाम को मतलब लंच होता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं काशिफ, आपको पता है कि पंजाब का ये खास खेल है, हमारी सरजमीन से इसका ताल्लुक है, तो आपको क्या लगता है क्या तरवीज के लिए जो इकदाम करने चाहिए वो काफ़ी हैं जो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में किए जा रहे हैं? सर हुकूमत की जानब से तो आपको पता ही है प्लेयरों की कितनी वेलफेयर की जाती है, लेकिन मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ और मेरा शहर फैसलाबाद है, और फैसलाबाद जो है जो कबड्डी का घर समझा जाता है इसको, और अक्सरियत आप क्या लेकर फैसलाबाद के ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं इसमें। फैसलाबाद के ज़्यादा प्लेयर्स खेलते हैं, तो बाकी मुल्क से खेलने के लिए यहाँ प्लेयर्स आते नहीं हैं? बाकी मुल्कों से भी प्लेयर आते हैं, हमारे मुकाबले इधर पाकिस्तान में सर बहुत कम होते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की कोई भी अभी क्रिकेट के अलावा आप दूसरी कोई भी गेम देख ले उसको इतना हुकूमत जो है ना वेलफेयर नहीं करती, ठीक है। क्रिकेट के अलावा दूसरी गेमों को भी अगर वेलफेयर करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गेम में पाकिस्तान का टैलेंट है और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आते हैं।
अच्छा ये बताएं कि अगले टूर्नामेंट्स की तैयारियां कब से शुरू कर रहे हैं? अभी तो एक शिकवा है कि हम लोगों ने थोड़ी लेट तैयारी की, और अब आने वाले वक्त में किन टूर्नामेंट्स में शिरकत करने वाले हैं और उनकी तैयारी कैसे करेंगे? अभी 2026 में इंशाल्लाह एशियन गेम हो रही है दोबारा, फिर उसके लिए फिर दोबारा से वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कैंप दोबारा हम जल्दी लगाएंगे, क्योंकि 5-6 माह का कैंप लगाएंगे और इंशाल्लाह इस दफा हमने इंडिया को भी दोबारा पकड़ना और ईरान को भी पकड़ना है। इंडिया के साथ मुकाबला कैसा रहा आपका? इंडिया के साथ बड़ा टफ मैच हुआ हमारा, और उसको हमने 10-12 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया। तो ऐसे ही बस मैच बहुत टफ थे, सारे प्लेयर हमारे ठीक थे। जैसे ये प्लेयर एक आखिरी सेशन में प्लेयर इंजर हुआ है, तो उस वजह से बस मैच जो हमारे हाथों से निकल गया। बिल्कुल। काशिफ, अब अपनी टीम के हवाले से ज़रा बताएं, कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी और कौन कौन से ऐसे बेस्ट प्लेयर्स थे जिनको आप यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे कि भाई ये प्लेयर हमारे बड़े तगड़े प्लेयर थे? नहीं, टीम तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्ट्रॉन्ग थी। जो भी 6 प्लेयर थे वो सारे स्ट्रॉन्ग ही थे, क्योंकि ये जो टीम हमारी है जो 6 प्लेयर पे मुश्तमिल होती है। अच्छा। तो इसमें जितने भी प्लेयर थे ये सारे स्ट्रॉन्ग थे, और तकरीबन 20-25 बंदों का कैंप था हमारा लगा, उसमें ये 6 बंदे सिलेक्ट हुए थे और वो ही 6 बंदे गए थे टीम के मेंबर। तो टीम तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, इसलिए तो हमने 13-14 टीमों से खेल के फाइनल तक पहुंचे हैं। और बस वो प्लेयर एक इंजर हो गया, उसकी वजह से ये फाइनल हमारा लूज हो गया, वरना हमें तो अल्लाह से उम्मीद कि हम जीत के इंशाल्लाह इधर से जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि टीम प्लेयर्स में रिजर्व प्लेयर्स भी शामिल होते हैं, तो आपके रिजर्व प्लेयर्स में क्या वो ऐसे प्लेयर्स नहीं थे कि आखिरी मैच जितवा सकते? सर ये था ना कि 2 रिजर्व प्लेयर थे हमारे पास, लेकिन ये था कि चेंज ये बीच जो है ना, आपको पता है इसमें बहुत ज्यादा टफ मैच होते हैं और चेंज होती रहती है 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, हर प्लेयर की चेंज होती है। हर से सब ने अपना मतलब सही, सब ने अपना बेस्ट ही दिया और सब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से, आप यही कह रहे हैं। अच्छा काशिफ, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये कबड्डी जो है ना ये हम सबके दिलों के बड़े करीब स्पोर्ट है, तो इसके आपके बड़े सारे मद्दाह, बड़े सारे फैंस आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी गेम हो, चाहे कबड्डी हो चाहे कोई भी गेम हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और प्लेयरों की जो वेलफेयर की जाए, क्योंकि ये जो कबड्डी है वो मतलब लो तबके के लोग खेलते हैं, प्लेयर है, इसकी इतनी वेलफेयर नहीं किया जाता है इसको। तो प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा खेलें और ऊपर आए। और काशिफ बिल्कुल लो नहीं है आप हमारे लिए, हमारे सर आंखों पर आप हमारे हीरोज हैं जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं मुल्क से बाहर जाकर। और कबड्डी जैसे खेलों की तरवीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सरजमीन का खेल है और ऐसा खेल है जो यहाँ मौजूद है, यहाँ से पैदा हुआ है, यहाँ के लोग खेलते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है। काशिफ बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। क्या आप माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में संजीदा हैं? अगर नहीं हैं तो हो जाएं, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर है और इसकी जद में है। हमारा नॉर्दर्न एरिया भी इसकी जद में आना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग पहाड़ों को सर करने जाते हैं, कुदरत के नज़ारे देखने जाते हैं, बुलंद पहाड़ों को सर करने में कोशा है और मुहिमजोई के दौरान हज़ारों किलोग्राम अशिया साथ लेकर जाते हैं और बदकिस्मती से उनको वहीं छोड़ाते हैं, जो इन खूबसूरत पहाड़ों के हुस्न को गंदा कर रहे हैं। और इस हुस्न को बचाने में नायला कयानी सामने आई हैं और उन्होंने मकामी कम्युनिटी की मदद से सफाई मुहिम शुरू की थी, जिससे 1700 किलोग्राम से ज़ायद जो कचरा है उसे इकट्ठा किया गया। मुश्किलात क्या आई और उन्होंने ये सोचा ही क्यों, इस स्टेप को लेने के लिए उनका मकसद जो था, उस पर भी हम उनसे बात करते हैं। नायला कयानी को है हमारे साथ मौजूद है, इससे पहले भी एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो खुश आमदीद नायला, ये जो इनिशिएटिव लिया है पहाड़ों से 1.7 टन से ज़्यादा कचरा जमा किया है, इसके बारे में बताएं। क्लाइंबिंग से कचरा जमा करने का आइडिया कैसे आ गया आपको? एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैंने एक्चुअली इस समर ये डिसाइड किया था कि मैंने सोशल कॉजेज़ पे काम करना है और मैंने डिफरेंट एक्सपीडिशन मैनेज किए जिनमें पाकिस्तान की माउंटेन टूरिज्म को प्रमोट करना था। मैंने K2 क्लीन अप एक्सपीडिशन मैनेज किया, जिसका एक तो मकसद ये था कि ऑफ कोर्स K2 के जो हायर कैंप्स हैं 1, 2, 3 उनको क्लीन किया जाए और क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि ये ऐसा इशू है जो कि ना सिर्फ हमें राइट नाउ हमें अफेक्ट कर रहा है, हमें हमारी लाइफ्स को और प्लैनेट को और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बन जाएगा। उनकी सर्वाइवल
उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर हमने अभी एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया। तो यस, एक वन ऑफ एक्सपेडिशन तो था, लेकिन वन ऑफ एक्सपेडिशन काफ़ी नहीं है। हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बनने चाहिए, लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, वो हमारी छोटी सी कोशिश थी। तो ये बताइएगा नायला, 50 तक ये जारी रहने वाली मुहिम थी, कितने लोगों ने शिरकत की और सबसे ज़्यादा कितनी बुलंदी से आपने कचरा जमा किया है? 50 दिन की ये जो मुहिम थी, इसमें जो कोर टीम थी जो कि सिर्फ क्लीन अप के लिए हायर हुई थी, वो 20 लोग थे। बाकी तो ओवरऑल बाकी जो पोर्टर्स को मिला के जिन्होंने सामान कैरी किया था वो तो 200 थे। और जो ऊपर लोग K2 माउंटेन के ना कैंप 1, 2, 3 क्लीन अप करने गए थे, वो 7 लोग थे। और जो हाईएस्ट कैंप हमारी टीम ने क्लीन किया है वो 7,300 मीटर्स है, कैंप 3। एक्चुअली वेदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, कैंप 4 तक जाने का प्लान था, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि कैंप 3 तक ही टीम ने काम किया। और कैंप 3 के ऊपर एक्चुअली कचरा कम है, लेकिन K2 माउंटेन ऐसा माउंटेन है जिसपे क्लाइंब इतना मुश्किल है कि बाकी माउंटेन्स की निस्बत लोग इस पे ही कचरा डाल के वो नीचे चले जाते कचरा छोड़ के। एग्जैक्टली मुश्किल तो ये बहुत था, कैंप 3 तक जाना भी बहुत बड़ा कारनामा था। अच्छा, अब नाइला ये बताएं कि ये जो कचरा इकट्ठा हुआ है इसको क्या करेंगे? इसको डंप करेंगे या फिर जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल होंगी उनको रिसाइकिल भी किया जाएगा? एक्चुअली ये वाला एक्सपेडिशन हमने गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क की वेस्ट मैनेजमेंट की टीम जो कि वेस्ट मैनेजमेंट भी करती है, CKNP टीम, उनकी फुल सपोर्ट के साथ किया है। और वो हमारे साथ डे 1 से काम कर रहे थे। जितना भी कचरा जो कि बेस कैंप की ट्रेल है और हाई कैंप से हमने इकट्ठा किया है, हमने CKNP टीम के हवाले किया है, जो कि और अस्कोली पहुंच गया था कुछ दिन पहले, और उसको वेस्ट की मुनासिबत से उसको ट्रीट किया गया है। जो चीज़ें रिसाइकल की जा सकती हैं वो CKNP टीम रिसाइकल करेगी। तो नायला ये बताइएगा कि पहाड़ों पर कचरा फेंकने से उनका हुस्न मान पड़ा है, और इस हवाले से कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है जो भी इन बुलंदियों पर जाए, चीज़ों को लेकर जाए, वो उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको वापस लेकर भी आए, वगरना उनको भारी जुर्माने होंगे? क्या ऐसी कोई तजवीज़ दी गई है? और इस पहाड़ों के हुस्न को बचाने में कितनी मदद मिल सकती है अगर ऐसी कोई तजवीज़ अमल दरामद होती है? हम जो चाह रहे हैं कि CKNP टीम या हुकूमत ये पॉलिसी बनाए कि जितने भी एक्सपेडिशंस जा रहे हैं उनका सारा सामान वे किया जाए अस्कोली पे जो CKNP का ऑफिस है वहाँ पे, और जब वो वापस आए तो वो सामान दोबारा उसका वेट किया जाए। और वो उनकी एक रेशो होती है कि कितना वेस्टेज होता है, क्योंकि CKNP टीम कुछ वेस्ट वैसे भी अपने जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उससे लेके आते हैं। अगर तो वो रेशियो के मुताबिक वो सामान वापस टीम्स नहीं लेके आ रही है, उनको डेफिनेटली वार्निंग्स दी जाएं, उनको फाइन्स दिए जाएं। और अगर वायलेशन ज़्यादा दफ़ा होती है तो कंपनीज को बैन भी किया जाए। इसके बगैर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वन ऑफ एक्सपेडिशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बार बार नहीं किए जाते, एंड दे नॉट द सोल्यूशन। तो एक्चुअली जोर हमारा पॉलिसी मेकिंग पे ही है। बिल्कुल, रोल पॉलिसी मेकिंग का ही होता है हर दफ़ा। और वाकई ये जो आप बात करिए ऐसा ही होना चाहिए था कि वेट किया जाए, और फिर अगर नहीं बात मानी जाती और तीसरी दफ़ा भी वायलेशन होती है तो फिर कंपनीज बैन कीजिए। अच्छा, इन दी एंड बताएगा नाइला, मौसमियाती तब्दीलियों का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया इनसे मुतासर है। इंडिविजुअली हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम ये जो तब्दीलियाँ हैं इनसे मुकाबला कर सकें? डेफिनेटली पूरी दुनिया मुतासर है, लेकिन अगर हम जो नंबर्स हैं कार्बन फुटप्रिंट पाकिस्तान का देखें तो वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर बिगर कंट्रीज़ और कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन जो हमें नेगेटिव जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं हम पे बहुत ज़्यादा आए हैं। 2 साल से जो हम फ्लडिंग देखते आ रहे हैं, इसके अलावा जो मौसम के चेंजेस हैं, इवन पहाड़ों पे जो हम चेंजेस देख रहे हैं, वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो उसके लिए आई थिंक डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन माय ओपिनियन। एक तो इंडिविजुअल है, कंपनीज है, हुकूमत है। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि हम कचरा फैलाएं ही नहीं। मतलब अगर कोई हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो जो भी कचरा हमारे पास है वो हम लेके आए प्रॉपरली, जो बिन्स हैं उनको यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को इंडिविजुअली चेंज करना है।
इसके अलावा जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो इस तरह की जो क्लाइमेट चेंज की एक्सपेडिशंस हैं, अवेयरनेस हैं, क्लीन अप कैंपेन्स हैं, वो करके मतलब वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. तो मोर एंड मोर इंस्टीट्यूट नीड टू स्पेंड रिसोर्सेज एंड टाइम on these type of projects. और lastly and very importantly governments, उनको चाहिए कि वो ऐसी policies बनाएं कि लोगों को force किया जाए. Policies need to be enforced, और अगर वो violations हो तो उसकी सज़ा भी हो, fines हो. और वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि पाकिस्तान में कंपेयर टू अदर इवन नेबरिंग कंट्रीज़, ईरान से ही कंपेयर कर लें तो वेस्ट मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है इन प्लेस. तो उस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए. आई थिंक ऑल ऑफ दीज विल हेल्प टू फाइट क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल, नायला हमें बता रही थी कि किस तरह से मदद की जा सकती है इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई भी. नायला, बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह कार खैर में आपकी मजीद मदद करे और आपको मजीद क़ुव्वत अता करे कि आप ये सफाई मुहिम जारी रखें. अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. भाई सफाई निस्फ़ ईमान है और जिस तरह से पॉलिसीज अगर बनाई जाती है तो उन पर अमल दरामद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली. और अगर आपको लगता है कि ये एक संजीदा मसला नहीं है तो अपने दो इर्द गिर्द देखें, अपने गिरदोनवा में देखें कैसी गर्मी पड़ रही है, कैसे सैलाब आ रहे हैं. क्या इससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि इस वक्त हमारा खित्ता गर्म से गर्म तरीन होता चला जा रहा है? और अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर अल्लाह खैर करे, हम किस तरह से मदद कर सकते हैं. क्लाइमेट चेंज पर जरा इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए. इसी के साथ एक्सप्रेसो में जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर. आपने कहीं नहीं जाना, अभी वापस आएंगे. है कि वीकेंड हो और हम अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय का जिक्र ना करें, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, जिसके होस्ट है मुस्तनसर हुसैन तार साहब. इतवार शब 8:05 पर ये शो आप देख सकते हैं. आइए कुछ झलकियां देखते हैं. उसमें एक बूढ़ा दास्तान गो होता था, तो वो यूं समझिए कि उस दास्तान गो का तसलसल ये बूढ़ा दास्तान गो है. आज हमने जिन साहब को यहाँ मदऊ किया है, अब्दुल शिराजी उनका नाम है, और अपना नज़ीर साबिर जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और वाकई हैं भी गुरु, उनकी रिकमेंडेशन पे इनको बुलाया है कि क्योंकि गुरु अगर रिकमेंड करता है तो ज़ाहिर है वो बड़ी शख्सियत होंगी. इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रैकिंग की और उसके अलावा मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी ट्रैकिंग के हवाले से, माउंटेनिंग के हवाले से करवाए हैं. यानी ये भी छोटे मोटे गुरु हैं अपने शोबे के. अच्छा, आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी गए? जी, मसलन अफ़गानिस्तान गए हैं और आपने फेमस वाखान जो कॉरिडोर है, वाखान पट्टी जी, उस पर भी सफ़र किया है. जी, उसके बारे में कुछ बताएं कि उसकी लैंडस्केप कैसी है, वहाँ लोग जो हैं वो कैसे हैं, और क्या ये वही वाखान की पट्टी है जो हमारी वादी बरोगल के साथ मिलती जुलती है कहीं से? अफ़गानिस्तान का जो एरिया है जी, वाखान कॉरिडोर, ये बिल्कुल वही एरिया है जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसके साथ साथ ये रन कर रहा है ऑन द अफगान साइड, बरोगल के. जी हाँ, और ये एक स्ट्रिप सी है जो कि चल रही है, सैंडविच है बिटवीन पाकिस्तान और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान. मैंने जी ये दोनों ही किए हैं, मतलब ये बाई रोड हम जाते गए हैं और सारा ऑक्सस रिवर के साथ साथ जो ताजिकिस्तान की मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, तो ये हम सारा इसको हमने एक्सप्लोर किया और कलमा पास तक गए हैं. ये सारा हमने इसको गाड़ी पर किया है. उसके बाद फिर हम कलमा पास से दूसरा रास्ता आ रहा है जो मेन सेंट्रल पामीर में आता है, जुलंदी पास क्रॉस करके, उसमें आके फिर उसमें उसी तरह का काम था कि वहाँ जो छोटी साइड वैलीज थी उनको एक्सप्लोर करना नहीं, था. आप मैं ये इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरह आपने किया एक्सप्लोर. तो वो ऑलरेडी होती हैं, जी हाँ, मतलब है कि आप दरियाफ्त नहीं कर रहे, वो तो अजल से हैं वहाँ. बहुत सारे मतलब है कि लोग गए, लेकिन आप वहाँ पे गए तो आपने जब जीप ट्रैक छोड़ा तो किस तरह आपने ट्रैकिंग की, कैंपिंग की, क्या किया, कौन से तजर्बात हुए? इसमें इस तरह था कि हम जब रोड को छोड़ते थे जीप ट्रैक को, तो उसके बाद 1 या 2 दिन की ट्रैकिंग होती थी, एक आध नाइट और एक आध नाइट आगे जाके फुट ऑफ द माउंटेन में होती थी, और वो करके फिर डी टूर होते थे, मतलब जाके वापस अगेन रोड के ऊपर फिर अगला सफ़र करके अगली वैली में जाके, इस तरह कोई 6-7 मुख्तलिफ नैरो वैलीज थी.
अफगानिस्तान के वखान खित्ते के बारे में मजीद मालूमात के लिए हमारा ये फ्लैगशिप शो देखना ना भूलेगा, इतवार की शब 8:05 पर। इसके साथ साथ बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी जरूर देखेगा। आपसे लेंगे हम इजाजत, मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले हफ्ते।